हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ब्रिलियंट केमिस्ट्री। तो स्टूडेंट, जैसा कि प्रीवियस वीडियो में हमने रिएक्शन इंटरमीडिएट कार्बोकैटायन एंड कार्बोएनायन के बारे में डिस्कशन किया था, आज हम करेंगे कार्बन फ्री रेडिकल पे डिस्कशन। तो देखा जाए तो फ्री रेडिकल वाला जो चैप्टर है वो काफ़ी बड़ा है और काफ़ी ह्यूज है, ठीक है। बट आज हम सिर्फ और सिर्फ कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कशन करेंगे। फ्री बाकी की जो अदर फ्री रेडिकल्स होते हैं ना, जैसे कि हाइड्रोजन फ्री रेडिकल, ब्रोमीन फ्री रेडिकल और फ्री रेडिकल से रिलेटेड जितने भी केमिकल रिएक्शंस हैं, जितने भी नेम रिएक्शंस हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। तो हम वहाँ पर उसको डिटेल में डिस्कशन उसका करेंगे। सो चलिए फिर आज स्टार्ट करते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। तो सबसे पहली बात आती है कि फ्री रेडिकल होता क्या है। सो the species with unpaired electron is called free radical. That means कोई स्पीशीज जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो कोई स्पीशीज जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो उस स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहेंगे। अब देखो यहाँ पर सपोज दैट ये कोई क्या है, स्पीशीज है जिसके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है। इस अनपेड सिंगल इलेक्ट्रॉन को हम डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब भी किसी एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन या फिर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है तो उस स्पीशीज को हम फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर ये फ्री रेडिकल मतलब अगर ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कार्बन पर प्रेजेंट हो तो इसे बोलते हैं कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है ना। अब देखो बात ये आती है कि कार्बन फ्री रेडिकल बनते कैसे, एक्चुअल में फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो अब हम देखते हैं जनरेशन ऑफ फ्री रेडिकल्स, जिनमें पहला है radical formed by homolysis of weak sigma bond। जो वीक सिग्मा बॉन्ड है ना, उनके होमोलाइटिक फिजन से, होमोलाइटिक बॉन्ड क्लीवेज से रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। अब बात आती है कि होमोलाइटिक या फिर होमोलाइसिस किसको कहते हैं, ध्यान से देखना। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर कार्बन है और कार्बन से कोई एक्स एटम जुड़ा हुआ है। अब अगर कार्बन और एक्स एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट क्या हो, सिमिलर हो, ऑलमोस्ट इक्वल हो, तो ऐसे कंडीशन में क्या होता है कि जो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन होते हैं ना, वो दोनों एटम शेयर कर लेते हैं। शेयर का मतलब एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है और बॉन्ड का एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम यानी एक्स एटम ले लेता है, ठीक है। तो जब बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम ने शेयर कर ली तो अब बॉन्ड क्या हो गया, ब्रेक हो गया। और बॉन्ड ब्रेक होते ही क्या बन गया, यहाँ पर देखो इस कार्बन पर एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया और यहाँ पर इस एक्स एटम पर क्या गया, एक सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। तो द स्पीशीज विथ सिंगल इलेक्ट्रॉन और विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड फ्री रेडिकल, उसे फ्री रेडिकल कहेंगे। तो हमने फर्स्ट मेथड तो क्या देखा कि फ्री रेडिकल कैसे बनता है, जब कार्बन से कोई ऐसा एटम अटैच्ड हो ना जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन के ऑलमोस्ट सिमिलर है यानी ऑलमोस्ट इक्वल है, उस कंडीशन में बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन दोनों एटम इक्वल यानी बराबर रूप से शेयर कर लेते हैं, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन कार्बन ले लेता है और एक इलेक्ट्रॉन दूसरा एटम ले लेता है। देखो जब एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है ना तो उसे हाफ एरो से रिप्रेजेंट किया जाता है। इस टाइप के बॉन्ड क्लीवेज को होमोलाइसिस कहा जाता है और होमोलाइसिस से ऑलवेज फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। सेकंड मेथड क्या है, रेडिकल फॉर्म बाय एडिशन। रेडिकल और किस किस से बन सकते हैं, एडिशन से बन सकते हैं। एडिशन का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए यहाँ पर ये कोई एल्कीन है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो जब इस एल्कीन
रिएक्शन या फिर इस एल्कीन पर जब Br रेडिकल का यानी ब्रोमीन रेडिकल का एडिशन करवाया जाता है, तो अब इस एल्कीन पर ब्रोमीन रेडिकल का एडिशन कैसे होगा? जैसे ही ब्रोमीन रेडिकल इस कार्बन पर अटैक करेगा, वैसे ही जो सिंगल बॉन्ड है ना, ये सिग्मा बॉन्ड, ये ब्रेक हो जाएगा। अब चूंकि दोनों कार्बन सेम है, मतलब दोनों कार्बन ही ना, दोनों एटम, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन दोनों पर इक्वली डिवाइड हो जाएंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला कार्बन ले लेगा। ठीक है, तो अब देखो क्या बनेगा इससे। अब देखो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड किस में कन्वर्ट हो गया? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन कार्बन लेने लिए ना, तो ये लो कार्बन पर क्या आ गया? सिंगल इलेक्ट्रॉन आ गया। एक इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पर और इसके साथ कौन जुड़ रहा है? ब्रोमीन रेडिकल। जब दो इलेक्ट्रॉन आपस में साथ में आ जाएंगे तो मिलकर क्या बना लेंगे? एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। तो जैसे ही एल्कीन पर ब्रोमीन रेडिकल का एडिशन करवाया, ब्रोमीन रेडिकल को जोड़ा, वैसे ही इस रिएक्शन से क्या मिल गया? हमें एक कार्बन फ्री रेडिकल मिल गया। तो ओवरऑल हम ये कह सकते हैं कि जब किसी एल्कीन पर किसी अदर रेडिकल का, या फिर यूं कह दो कि ब्रोमीन रेडिकल का एडिशन करवाया जाता है, तो उससे कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। तो ये हमने देखे दो मेथड, ठीक है ना। तो आपको सिंपल इतना सा ध्यान में रखना है फ्री रेडिकल के बारे में कि फ्री रेडिकल किसे कहेंगे? द स्पीशीज विथ अनपेड इलेक्ट्रॉन। अगर किसी स्पीशीज पर अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है या फिर सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना, तो उसे फ्री रेडिकल कहा जाता है। फ्री रेडिकल को हम सिंगल डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। फ्री रेडिकल जनरेट करने के दो मेथड होते हैं, एक तो होमोलाइसिस, अगर सिंगल बॉन्ड का होमोलाइसिस कर दे तो उससे फ्री रेडिकल बनते हैं, या फिर एल्कीन पर ब्रोमीन रेडिकल का या फिर किसी अदर रेडिकल का एडिशन करवाने पर भी कार्बन फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ये मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में कह दिया था कि इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम ओनली कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में बात करेंगे। बाकी के जो अदर रेडिकल्स हैं और जितने भी रेडिकल्स से रिलेटेड जो रिएक्शंस हैं, उनके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी और वहां पर हम डिटेल से कंप्लीट फ्री रेडिकल के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपने यहाँ तक नोट डाउन कर लिया होगा। अब हम देखते हैं कुछ स्पेशल फीचर्स ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल के कुछ स्पेशल फीचर्स देखते हैं। तो सबसे पहले इसमें हम ये देखते हैं कि स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल, की कार्बन फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर कैसी होती है। तो स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? कार्बन मॉलिक्यूल ड्रॉ करना पड़ेगा। वी नो दैट कार्बन हैज मैक्सिमम 4 बॉन्ड। कार्बन के पास मैक्सिमम कितने होते हैं? 4 बॉन्ड होते हैं। अब भाई कार्बन, अगर ऐसी कंडीशन आ जाए ना कि भाई कार्बन से कोई ऐसा एटम जुड़ा हुआ हो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑलमोस्ट कार्बन के सिमिलर हो, तो बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन क्या कर लेते हैं? शेयरिंग कर लेते हैं, ठीक है। और शेयरिंग कर लेंगे तो कार्बन फ्री रेडिकल बन जाएगा। तो भाई ये तो बन गया कार्बन फ्री रेडिकल। और कार्बन फ्री रेडिकल से कितने सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हैं? 3 सिग्मा बॉन्ड ना। आपको कुछ याद है क्या? कार्बोकैटायन के जैसा ये सिमिलर ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा। तो जब कार्बन से 3 तो सिग्मा बॉन्ड जुड़े हुए हों, ठीक है, और एक सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, तो उस स्पीशीज को हम क्या बोलते हैं? फ्री रेडिकल, ठीक है। अब इसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? स्ट्रक्चर पता लगाने के लिए हमें उसका हाइब्रिडाइजेशन पता होना चाहिए। तो देखो हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक सिंपल सा फॉर्मूला क्या होता है कि नंबर ऑफ, जब आपके पास ऐसी कंडीशन आ जाए कि सिग्मा बॉन्ड है या फिर कोई लोन पेयर आ जाए या जैसे फ्री रेडिकल आ जाए, तो कैसे निकाल सकते हो? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है। और जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर कोई भी लोन पेयर नहीं है। लोन पेयर के लिए कंडीशन क्या है? इलेक्ट्रॉन 2 होने चाहिए ना, तभी तो वो लोन पेयर होगा। तो मतलब यहाँ पर लोन पेयर 0 है। तो अगर n की वैल्यू 3 आती है तो उसके लिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp2, ठीक है। इसका मतलब फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है। और अगर हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो तो उसके लिए
ज्योमेट्री कैसी होती है? ट्राइगोनल प्लेनर। सो कार्बन फ्री रेडिकल की ज्योमेट्री ट्राइगोनल प्लेनर होती है। अब बात करते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल के पास टोटल कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 और एक फ्री रेडिकल वाला इलेक्ट्रॉन, तो टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो बिकॉज कार्बन फ्री रेडिकल के पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसे ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज भी कहा जाता है। देखो ऑड का मतलब क्या होता है? जब भी कोई नंबर 1 3 5 7 कुछ इस प्रकार से हो ना, तो उसे हम कहते हैं ना ऑड नंबर है ये। तो बिकॉज यहाँ पर टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 7, यानी ऑड इलेक्ट्रॉन है ना, इसीलिए कार्बन फ्री रेडिकल को ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहा जाता है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कार्बन के पास होने तो चाहिए थे 8 इलेक्ट्रॉन आउटर मोस्ट शेल कंप्लीट करने के लिए, बट इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है। कार्बन फ्री रेडिकल कैसी स्पीशीज होती है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होती है, इसीलिए ये एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेवियर करती है। देखो इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेवियर कौन करता है? जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। आने वाले वीडियोस में हम इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल को पूरी डिटेल से देखेंगे। तो जैसा कि आपको पता चल गया कि कार्बन फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होते हैं ना, इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसलिए एज ए इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है। नेक्स्ट एक चीज और ध्यान रखना कि कार्बन फ्री रेडिकल के पास बिकॉज सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, इसलिए हाईली रिएक्टिव होती है। कैसी होती है ये? हाईली रिएक्टिव होती है। और एक चीज हमेशा ध्यान रखना, इसको आप नोट डाउन कर लेना कि कोई भी स्पीशीज, चाहे वो कार्बोकैटायन हो, कार्ब एनाइन हो, या फिर ओवरऑल कोई भी स्पीशीज हो, जो जितनी ज्यादा रिएक्टिव होगी वो उतनी ही ज्यादा लेस स्टेबल होगी, और कोई स्पीशीज जितनी ज्यादा स्टेबल होगी वो उतनी ही लेस रिएक्टिव होगी। यानी हम ये कह सकते हैं कि रिएक्टिविटी और स्टेबिलिटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। कोई मॉलिक्यूल जितना ज्यादा रिएक्टिव होता है ना, हाईली रिएक्टिव, वो उतना ही ज्यादा लेस स्टेबल होता है। बिकॉज कार्बन फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव है ना। अब आपके पास ये क्वेश्चन, आपके माइंड में क्वेश्चन आ सकता है कि कार्बन फ्री रेडिकल हाईली रिएक्टिव क्यों होता है? देखो अगर किसी स्पीशीज के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है ना, तो वो स्पीशीज हाईली रिएक्टिव होती है, क्योंकि उसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन है, और सिंगल इलेक्ट्रॉन अनपेड इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ज्यादा होती है। तो एनर्जी ज्यादा होने की वजह से वो हाईली रिएक्टिव होता है वो स्पीशीज, और हाईली रिएक्टिव होने के कारण कार्बन फ्री रेडिकल लेस स्टेबल होता है। ठीक है, साथ ही एक पॉइंट और आप इसमें नोट डाउन करेंगे कि कार्बन फ्री रेडिकल पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है आपको बार बार कि पैरामैग्नेटिक क्या होता है। जब हमने MOT पढ़ा था तब हमने बात की थी, अगर किसी एटम के पास सिंगल इलेक्ट्रॉन यानी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है तो उसे हम पैरामैग्नेटिक स्पीशीज कहते हैं। बिकॉज कार्बन फ्री रेडिकल के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जिस भी एटम के पास होते हैं उस स्पीशीज को हम पैरामैग्नेटिक कहते हैं। तो अब देखो कार्बन फ्री रेडिकल की क्या क्या स्पेसिफिक फीचर्स आ गए। पहली बात तो कि कार्बन फ्री रेडिकल में कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 होता है, इसके पास 3 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और एक अनपेड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। कार्बन फ्री रेडिकल की स्ट्रक्चर ट्राइगोनल प्लेनर होती है, यानी प्लेनर स्ट्रक्चर होती है। इसके पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए इसे ओड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज कहा जाता है। ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होती है और ऐसा इलेक्ट्रोफाइल बिहेव करती है। ये हाईली रिएक्टिव होती है और इसी वजह से ये लेस स्टेबल होती है कार्बन फ्री रेडिकल। ठीक है, और बिकॉज कार्बन फ्री रेडिकल के पास अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसीलिए ये पैरामैग्नेटिक नेचर शो करता है। अब हम देखते हैं कि जो कार्बन फ्री रेडिकल है वो कितने टाइप का होता है। टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, तो फ्री रेडिकल कितने कितने टाइप्स की होती हैं, तो वो ही जैसे कि हमने कार्बन एनायन और कार्बोकैटायन के केस में देखा था, सिमिलर वैसा ही यहाँ पर होगा।
एक तो होता है सिंपल मिथाइल फ्री रेडिकल, एक होता है 1 डिग्री फ्री रेडिकल, एक होता है 2 डिग्री फ्री रेडिकल, ठीक है, एक होता है 3 डिग्री फ्री रेडिकल। इसके साथ साथ और कौन कौन से देखे थे हमने, एक होता है एलाइलिक फ्री रेडिकल, एक होता है विनाइलिक फ्री रेडिकल, ठीक है, इसके अलावा एक होता है बेंजाइलिक फ्री रेडिकल, एक होता है सिंपल विनाइल फ्री रेडिकल, मतलब सिंपल बेंजीन फ्री रेडिकल, और इसके अलावा ये होते हैं टाइप्स ऑफ फ्री रेडिकल, ठीक है। अब आपको पता है अगर सिंपल मिथाइल ग्रुप के पास फ्री रेडिकल हो तो उसे मिथाइल फ्री रेडिकल कहेंगे। अगर 1 डिग्री कार्बन से, मतलब अगर 1 डिग्री कार्बन के पास फ्री रेडिकल हो तो उसे 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। अगर 2 डिग्री का मतलब है फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्ट 2 कार्बन जुड़ रखे ना, तो इसलिए इसको 2 डिग्री फ्री रेडिकल कहेंगे। अगर फ्री रेडिकल वाले कार्बन से डायरेक्ट 3 कार्बन जुड़े हुए हैं तो इसे 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल कहते हैं। ये हो गया एलाइलिक, इसे बोलते हैं विनाइलिक फ्री रेडिकल। ये सारी बातें हम कार्बोकेटाइन और कार्बन एनायन में डिस्कस कर चुके हैं कि इनका नाम ऐसा क्यों है। इसको बोलते हैं बेंजाइलिक फ्री रेडिकल। स्टेबिलिटी अगर ऑर्डर की मैं बात करूं तो जब भी आप कार्बन फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करो ना, तो आपको इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट को ध्यान में रखते हुए चेक करना है। सबसे ज्यादा रेजोनेंस इफेक्ट वाले ग्रुप की स्टेबिलिटी होगी, देन उसके बाद में हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट और लास्ट में आएगा इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो सबसे पहले चेक करते हैं सिंपल एल्काइल ग्रुप्स में, ठीक है। आपको एक बात मैं और बता दूं कि हाइपर कॉन्जुगेशन ठीक है ना, हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप स्टेबलाइज फ्री रेडिकल। फ्री रेडिकल को कौन कौन से फैक्टर स्टेबल करते हैं? हाइपर कॉन्जुगेशन, रेजोनेंस एंड इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप, यानी इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाले ग्रुप फ्री रेडिकल को स्टेबल करते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं हम हाइपर कॉन्जुगेशन वाले। तो ये रहे हाइपर कंजुगेशन वाले ग्रुप्स। कैसे? देखो ये हाइपर कंजुगेशन भी शो करते हैं और साथ साथ में प्लस आई इफेक्ट भी शो करते हैं। क्यों? क्योंकि मिथाइल ग्रुप है ना, और मिथाइल ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगता है? प्लस आई इफेक्ट। क्यों? क्योंकि मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला ग्रुप है। तो जो ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं वो प्लस आई इफेक्ट शो करते हैं, ठीक है। और साथ साथ में आप देख सकते हैं कि कार्बन फ्री रेडिकल के पास अल्फा कार्बन है और अल्फा कार्बन के पास अल्फा हाइड्रोजन होता है। तो अगर किसी मॉलिक्यूल में अल्फा हाइड्रोजन हो तो वो मॉलिक्यूल हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट शो करता है। अब देखिए यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं? 0। यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 3 है, यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 6 है और यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 9 है। 3, 3, 6 और 3, 9। ध्यान रखना किसी भी एटम के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास जितने ज्यादा नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होते हैं उस मॉलिक्यूल की हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतनी ही ज्यादा बनती है और वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाता है। ये किस केस की बात करें हम? कार्बन फ्री रेडिकल की। अब देखो यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन 9 है ना, तो यहाँ पर हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर भी ज्यादा बनेगी और जितनी ज्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर उतना ही कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल हो जाएगा। तो सबसे, और बिकॉज यहाँ पर 3 मिथाइल ग्रुप जुड़े हुए हैं इस कार्बन फ्री रेडिकल से, जो इसको क्या कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। और हमने ये देखा था कि कार्बन फ्री रेडिकल तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है ना, तो भाई इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो जो भी इसको इलेक्ट्रॉन देगा वो इसको स्टेबल कर देगा कार्बन फ्री रेडिकल को। तो भाई कार्बन फ्री रेडिकल से जितने ज्यादा मिथाइल ग्रुप या एल्काइल ग्रुप जुड़े हुए रहेंगे
वो कार्बन फ्री रेडिकल उतना ही स्टेबल होगा। तो बिकॉज यहाँ पर प्लस आई इफेक्ट भी ज्यादा है और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट भी ज्यादा है, इसीलिए 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और सबसे कम स्टेबल होता है मिथाइल कार्बन फ्री रेडिकल या फिर मिथाइल रेडिकल। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है कि हाइपर कंजुगेशन क्या होता है, रेजोनेंस क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, तो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में आपको इन वीडियोस की लिंक मिल जाएंगी जिनमें मैंने हाइपर कंजुगेशन, इंडक्टिव और रेजोनेंस इफेक्ट करा रखा है, तो वहां से आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ लेना। अब बात आती है एलाइलिक, विनाइलिक और बेंजाइलिक में। ठीक है, अब देखो यहाँ पर हम हाइपर कंजुगेशन और इंडक्टिव इफेक्ट नहीं देखेंगे, यहाँ पर हम देखेंगे रेजोनेंस इफेक्ट। यहाँ पर कौन सा इफेक्ट देखेंगे? रेजोनेंस इफेक्ट देखेंगे। ठीक है, देखो फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड ऐसे कंडीशन है तो वहां पर क्या होता है? रेजोनेंस होता है। जब हमने रेजोनेंस वाला टॉपिक पढ़ा था तो मैंने आपको कहा था कि अगर कहीं पर भी कार्बन फ्री रेडिकल, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड वाली कंडीशन आ जाए तो 100% वो मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो करेगा। और कोई मॉलिक्यूल रेजोनेंस शो कर रहा है तो अगर किसी मॉलिक्यूल की जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी ना, वो मॉलिक्यूल उतना ही ज्यादा स्टेबल हो जाएगा। तो देखो यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है ना, कुछ इस प्रकार से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ था, एक इलेक्ट्रॉन और यहाँ आ जाए तो टोटल 2 इलेक्ट्रॉन होने से एक बॉन्ड बन जाएगा और इस वाले कार्बन पर एक फ्री रेडिकल आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर कितनी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन रही है? 1 और 1 2। यहाँ पर उससे थोड़ी कम बनेंगी, मतलब यहाँ पर इतना ज्यादा रेजोनेंस नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं बेंजाइलिक। बेंजाइलिक में रेजोनेंस है ना, और यहाँ पर तो भाई 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 डबल बॉन्ड होने की वजह से 3 स्ट्रक्चर तो ये और एक टोटल 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगे यहाँ पर। तो जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर वो कार्बन फ्री रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो इन तीनों के केस में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा? इनको नंबरिंग देते हैं ABC। सबसे ज्यादा स्टेबल होगा C यानी बेंजाइलिक वाला, उसके बाद में A एलाइलिक वाला और सबसे कम स्टेबल होगा विनाइलिक वाला। ठीक है, तो ऐसा क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज्यादा कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल होगा। अगर आपको ये चीजें और ज्यादा अच्छे से समझनी है तो आपको इसके लिए हाइपर कंजुगेशन और रेजोनेंस आना चाहिए, जो कि मैंने प्रीवियस वीडियो में करा दी है, तो आप वहां से देख सकते हैं। अब हम ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर देखते हैं कि ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होगा। सबसे ज्यादा स्टेबल वो कार्बन फ्री रेडिकल होगा जिससे 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है, क्योंकि जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग जुड़ी हुई रहेगी ना, C6H5 का मतलब बेंजीन रिंग, तो जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग जुड़ी हुई रहेंगी वो कार्बन फ्री रेडिकल उतने ज्यादा रेजोनेंस करेगा वहां पर, और जितना ज्यादा रेजोनेंस उतनी ही ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगी। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला फ्री रेडिकल होगा ना, क्यों? क्योंकि इसके पास 3 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई है। तो ये कैसे होती है? ये कार्बन फ्री रेडिकल, एक बेंजीन तो ये रही, एक बेंजीन रिंग ये रही और एक बेंजीन रिंग इस प्रकार से रही। ठीक है, अब देखो ये रेजोनेंस कैसे करेंगी, कुछ इस प्रकार से देख लो, ये बॉन्ड इधर और इधर, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल आ गया, तो यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल, ये तो बन जाएगा डबल बॉन्ड। अब फ्री रेडिकल कहाँ आ जाएगा? यहाँ पर। फिर ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, तो यहाँ पर फ्री रेडिकल, यहाँ पर फ्री रेडिकल, एक डबल बॉन्ड यहाँ पर आ गया, अब यहाँ पर सिंगल इलेक्ट्रॉन बच गया। अब ये वाला बॉन्ड रेजोनेंस करेगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन, यहाँ बन जाएगा एक डबल बॉन्ड और एक फ्री रेडिकल यहाँ पर आ जाएगा। तो भाई 3 स्ट्रक्चर ये बनाएगा, 3 स्ट्रक्चर ये वाली बेंजीन बनाएगी और 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ये वाली बेंजीन रिंग बनाएगी, और एक ही खुद हो गई, टोटल 10 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी। जितनी ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है उतना ज्यादा कार्बन फ्री रेडिकल स्टेबल। तो शॉर्ट ट्रिक याद रखो ना कि कार्बन फ्री रेडिकल से जितनी ज्यादा बेंजीन रिंग जुड़ी हुई रहेंगी उतना ज्यादा रेजोनेंस, जितना ज्यादा रेजोनेंस वो कार्बन फ्री रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल। तो सबसे ज्यादा स्टेबल ये। अब ये तो है 3 डिग्री। अब अगर इससे 2 बेंजीन रिंग जुड़ी हुई रहे तो वो 3 डिग्री की कंपैरिजन में थोड़ा कम स्टेबल। देन बेंजाइलिक
फ्री रेडिकल। ये क्या है, बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है। इसको चाहे मैं ऐसे लिख दूं या फिर बेंजीन बनाकर ऐसे लिख दूं, बात एक ही है, ठीक है। इसके बाद में ये रहा 3 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल एलाइलिक। देन 2 डिग्री, देन 1 डिग्री कार्बन फ्री रेडिकल, और सबसे कम स्टेबल होता है सिंपल मिथाइल फ्री रेडिकल। हाँ, इसमें एक चीज और हम भूल गए, बेंजाइलिक के बाद में आप यहाँ पर लिख लेना एलाइलिक। एलाइलिक ज्यादा स्टेबल होता है ना, रीजन पता है कि इसका ऐसा क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर रेजोनेंस है ना, तो सबसे ज्यादा इफेक्टिव कौन सा होता है, रेजोनेंस इफेक्ट है ना। इन सब में रेजोनेंस लग रहा है, इसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस, उससे कम इसमें, उससे कम इसमें और उससे कम इसमें। तो चूंकि रेजोनेंस इफेक्ट ज्यादा स्टेबलाइज करता है किसी भी कार्बन फ्री रेडिकल को, इसीलिए ये मॉलिक्यूल ज्यादा स्टेबल होते हैं। फिर देन हाइपर कंजुगेशन, इनमें क्या लग रहा है, हाइपर कंजुगेशन प्लस इंडक्टिव इफेक्ट लग रहा है। तो ये हो गया ओवरऑल स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ कार्बन फ्री रेडिकल। फर्स्ट क्या है, मोस्ट स्पेशल स्टेबल स्पीसीज बतानी है हमें। आपको यहाँ पर 4 मॉलिक्यूल दे दिए, ए, बी, सी और डी। आपको ये बताना है कि इनमें से ज्यादा स्टेबल स्पीशीज कौन सी है। आप देख सकते हैं चारों ही क्या है, कार्बन फ्री रेडिकल स्पीशीज है। अब चारों में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, जिसमें रेजोनेंस सबसे ज्यादा हो। देखो यहाँ पर रेजोनेंस है क्या, नहीं, इतना ज्यादा नहीं है। यहाँ पर भी कुछ खास रेजोनेंस नहीं है, यहाँ पर तो रेजोनेंस बिल्कुल ही नहीं है। सबसे ज्यादा रेजोनेंस क्या है, कहाँ पर है, डी वाले में है ना। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पर जैसे ये बॉन्ड टूटेगा ना, तो एक फ्री रेडिकल तो यहाँ था ही, एक और यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा और यहाँ पर फ्री रेडिकल बन जाएगा। अब इस फ्री रेडिकल को स्टेबल करने के लिए यहाँ पर 3 डबल बॉन्ड है, तो 3 स्ट्रक्चर यहाँ बनेगी, एक ये रही और एक ये, टोटल 5 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन जाएंगी। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है ना, वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। सबसे कम स्टेबल ये होगा, फिर उससे कम स्टेबल ये, उससे कम स्टेबल ये होगा और सबसे कम स्टेबल ये होगा। तो आपको जब भी स्टेबिलिटी ऑर्डर चेक करना हो ना, तो आप ये चेक कर लेना कि सबसे ज्यादा रेजोनेंस किस स्पीशीज में है। जिसमें सबसे ज्यादा रेजोनेंस वो कार्बन फ्री रेडिकल उतना ही ज्यादा स्टेबल। एक और क्वेश्चन करते हैं, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है। यहाँ पर ये कुछ फ्री रेडिकल्स हैं, ध्यान रखना जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो कार्बन फ्री रेडिकल को स्टेबल करते हैं। अब यहाँ पर आपके सामने 4 स्पीशीज है, आपको स्टेबिलिटी ऑर्डर बताना है इनका, ए, बी, सी, डी। अब आपको कैसे बताओगे, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर सबसे पहले चेक कर लो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन कौन से हैं, ठीक है। देखो NO2, ये तो कैसा ग्रुप होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप। ये तो सबसे ज्यादा अनस्टेबल होगा, है ना। इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग तो क्या कर रहा है, इससे इलेक्ट्रॉन खींच रहा है, ये पहले से इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है और इससे इलेक्ट्रॉन निकल जाए तो और ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हो जाएगी। तो और जितनी ज्यादा इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट उतनी ज्यादा कार्बन फ्री रेडिकल अनस्टेबल हो जाएगा। तो ए तो क्या होगा, सबसे अनस्टेबल होगा, ठीक है। इसको तो आप सबसे लास्ट में लिख दो। अब आप चेक करो बी, सी, डी में से। अब देखो हमने क्या बात की कि जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं ना, वो स्टेबिलिटी बढ़ाते हैं फ्री रेडिकल की। CH3 इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, OH ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। दोनों में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप कौन सा है, यानी सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी किसकी है, OH की। क्यों, क्योंकि OH के पास क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं ना, तो ये इजीली क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। तो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग कैपेसिटी होने की वजह से OH कार्बन फ्री रेडिकल को सबसे ज्यादा स्टेबल करेगा, तो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा C। अब कंपटीशन किसके बीच में, B और D। आप देख सकते हो D तो सिंपल बेंजाइलिक फ्री रेडिकल है, ठीक है, इससे कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये थोड़ा कम स्टेबल होगा किसकी कंपैरिजन में, CH3 की कंपैरिजन में। अब देखो यहाँ पर CH3 जुड़ा हुआ है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन देगा इस कार्बन फ्री रेडिकल को। यहाँ पर तो कोई नहीं है इस कार्बन फ्री रेडिकल को इलेक्ट्रॉन देने के लिए, जबकि यहाँ पर तो ये रेजोनेंस में हेल्प कर रहा है ना इलेक्ट्रॉन देकर।
तो बी ज़्यादा स्टेबल होगा कंपेयर टू डी। तो इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा स्टेबल सी वाला, उसके बाद में बी, उसके बाद में सिंपल बेंजाइलिक, और लास्ट में सबसे ज़्यादा अनस्टेबल कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कार्बन फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी को डिक्रीज करते हैं। तो स्टूडेंट्स, इसी के साथ आज हमने कार्बन फ्री रेडिकल के बारे में पढ़ा। सिंपल सा कंसेप्ट है, बहुत ही इजी वे में पढ़ाया है। तो आई होप आपको सारा कंसेप्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसी के साथ कल हम फिर मिलेंगे बहुत ही अच्छे और जियोसी के एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच। और इसके साथ एक बात मैं और कहना चाहूँगी, अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को लेकर आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। तो मैं पूरी कोशिश करूँगी कि आपके उस डाउट को मैं सॉल्व कर सकूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, थैंक यू सो मच।